15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता दिवस, वो दिन जब भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर सिर उठाया, खुले आसमान में उगते सूरज को अपने उज्जवल भविष्य के साथ देखा। 15 अगस्त केवल एक स्वतंत्रता दिवस नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन है जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई, क्योंकि इसी दिन लोगों की जकड़ी हुई सोच से निकलकर आजादी के पंखों को फड़फड़ाकर खुले आसमान में आजादी की उड़ान भरी। इसके पीछे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना लहू बहा दिया। चलिए आज जानते हैं उन सेनानियों के बारे में। (1857) का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की यह शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। आइए इस मौके पर इससे जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की एक बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थी, जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मालाबार के मोपलाह किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों के द्वारा फ्राइजी आंदोलन अहम है। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजातीय विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों का और ओडिशा में गोंड्स जनजातियों का विद्रोह खास था। लेकिन इन सभी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी ये स्थानीय प्रकृति की थी। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वह 1857 में था। शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, किसी राजा की निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनका भी विलय थोड़े दिनों की बात रह गई है। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा लिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसे
सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में से बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपने पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसीलिए किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित हुए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों से पट गए। इससे भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग खासतौर पर तबाह हो गया। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता बन गए। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे, सभी बेरोजगार हो गए। इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें काफी गुस्सा भरा हुआ था। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर प्रोन्नति नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफी दूर दूर सेवा देनी पड़ती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया, जिसके अनुसार सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। बंगाल आर्मी में अवध के उच्च समुदाय के लोगों की भर्ती की गई। उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनका समुद्र पार करना वर्जित था। उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग के नियम से शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन लोगों को क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है। अवध के विलय के बाद नवाब की सेना को भंग कर दिया गया। उनके सिपाही बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन बन गए। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों में यह अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही इसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3 LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा की अवहेलना के चलते इन 85 घुड़सवारों का कोर्ट मार्शल के द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई दिन रविवार को शाम 5 से 6 बजे के मध्य शुरू हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI में विद्रोह की शुरुआत हुई। उसके बाद 3 LC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने हीरसी को गोली मारी थी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। 1857 का संग्राम। मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई। 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल को तोड़ दिया। 10 मई को वह दिल्ली के लिए आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में भी फैल गए। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया। 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुई। ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। क्रांति का असर सितंबर तक रहा। 1857 का संग्राम 1 साल से ज्यादा समय तक चला।
इसे 1858 के मध्य में कुचला गया। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया। 1857 का विद्रोह इसीलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त हुआ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एक विशेष दिन है। भारत इस वर्ष ब्रिटिश शासन से अपनी आजादी का साल मना रहा है। सबने अपने तरीके से आजादी के संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। ऐसी ही एक अमर आत्मा है जिसे लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों के माध्यम से वो हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़े रहे। हिंसा नहीं, अहिंसा के मार्ग पर चले। आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बापू न सिर्फ पिछली पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी विचारधारा की वजह से एक सच्ची प्रेरणा है। बापू ने ये सीख दी कि अहिंसा, सत्य और सहिष्णुता समाज कल्याण के सबसे बड़े हथियार हैं। महात्मा गांधी का आजादी संग्राम में योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमूल्य माना जाता है। उनके द्वारा शुरू की गई आंदोलनों और विचारों ने देश को स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज भी महात्मा गांधी के मूल्यों और विचारों का महत्व है और हमें उनके आदर्शों का पालन करके देश की उन्नति के पथ में आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करने लगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे। देश अंग्रेजों से परेशान था, देशवासियों को अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था, लेकिन फिर भी गांधी जी ने अहिंसा की मदद से देश को आजादी दिलाई। 1919 से 1948 तक भारतीय राजनीतिक अहिंसा और सत्य को हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए दो सबसे अहम हथियार बताए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से वो हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़े रहे। बापू न सिर्फ पिछली पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी विचारधारा की वजह से एक सच्ची प्रेरणा है। उन्होंने ये सीख दी कि अहिंसा, सत्य और सहिष्णुता समाज कल्याण के सबसे बड़े हथियार हैं। जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गांधी जी विदेश गए थे, तब वो ये समझ गए थे कि अंग्रेजों के शासन की वजह से भारतीयों का जीवन बेहद कष्टदायक हो गया है। भारतीयों के पास अंग्रेजों को हराने के लिए कोई विशेष शक्ति नहीं थी और इसीलिए उन्हें अपमान भरा जीवन बिताना पड़ रहा था। लेकिन गांधी जी को ये मंजूर नहीं था। कम ही लोग जानते हैं कि सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने सबसे पहले भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में की थी और दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने से पहले ही भारतवासी गांधी जी को जान चुके थे। गांधी जी लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और इस बीच कभी कभी वो भारत भी आते थे। उनका गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे महान नेताओं से घनिष्ठ परिचय था। ऐसा कहा जाता है कि जब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो आपका जीवन अपने आप ही बदल जाता है, क्योंकि कठिनाइयां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसा ही कुछ गांधी जी के साथ भी हुआ था। दरअसल बात 1893 की है, जब मोहनदास करमचंद गांधी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के विधि सलाहकार के रूप में काम करने के लिए डरबन गए थे। वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों और ब्लैक अफ्रीकन्स के साथ में जातीय भेदभाव होता है। वो अफ्रीका काम करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ कई बातों ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। एक बार न्यायालय के दंडाधिकारी ने उन्हें अपनी पगड़ी निकालने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और वो न्यायालय से बाहर आ गए। 31 मई 1893 को प्रिटोरिया जाने के बाद गांधी जी को वहां जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। दरअसल एक श्वेत
व्यक्ति को गांधी जी के ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने से आपत्ति थी और उसने गांधी जी को ट्रेन के अंतिम डिब्बे में जाने को कहा, जिस पर गांधी जी ने अपना प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाया और ट्रेन के अंतिम डिब्बे में सफर करने से साफ मना कर दिया। हद तो तब हो गई जब उन्हें पीटमेरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया। उस वक्त सर्दी का मौसम था और गांधी जी अगली ट्रेन की प्रतीक्षा में ठंड से ठिठुरते रहे और उन्होंने उसी समय ये निर्णय लिया कि जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। गांधी जी ने अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध जताया, जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना गया। आज भी उस शहर के चर्च स्ट्रीट में गांधी जी की कांस्य मूर्ति है। स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करने के लिए कई लेख छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, रोलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किए गए प्रमुख आंदोलन हैं और इन आंदोलन की मदद से देश को स्वतंत्रता हासिल हुई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के उन्होंने कई आंदोलन किए। इसकी वजह से नेताजी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। जब तक नेताजी रहे तब तक अंग्रेजी हुक्मरान चैन की नींद नहीं ली गई। ऐसे तो हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन करीब 4 साल पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की पहली सरकार का गठन कर दिया था। इस लिहाज से 21 अक्टूबर 1943 42 का दिन हर भारतीय के लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक है। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक किसी ने करने के बारे में सोचा तक नहीं था। उन्होंने आजादी से पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कर दिया। अब भारत में उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आजाद हिंद सरकार के बनने से आजादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। करीब 8 दशक पहले 21 अक्टूबर को देश से बाहर अविभाजित भारत की पहली सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए ये अखंड भारत की सरकार थी। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आजाद हिंद सरकार का था। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। वित्त विभाग SC चटर्जी को, प्रचार विभाग SA अय्यर को और महिला संगठन कैपिटल लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार को 9 देशों की सरकारों ने अपनी मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। आजाद हिंद सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। नेताजी ने देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ व्यापक तंत्र विकसित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बैंक और स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। आजाद हिंद सरकार की अपनी बैंक थी, जिसका नाम आजाद हिंद बैंक था। आजाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए का नोट जारी किया था।
1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद सरकार के लिए नोट छपवाने का इंतजाम किया था। जर्मनी ने आजाद हिंद सरकार के लिए कई डाक टिकट जारी किए थे, जिन्हें आजाद डाक टिकट कहा जाता था। ये टिकट आज भारतीय डाक के स्वतंत्रता संग्राम डाक टिकटों में शामिल है। आजाद हिंद सरकार सशक्त क्रांति का अभूतपूर्व उदाहरण था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत यानी एक ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका शासन था। आजाद हिंद सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को चुना था। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया था। एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करने की परंपरा शुरू की गई थी। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो नारे के साथ आजाद हिंद सरकार की हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार ने देश से बाहर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई की थी और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका भी निभाई थी। इस सरकार ने अंग्रेजों को बता दिया कि भारत के लोग अब अपनी जमीन पर बाहरी हुकूमत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई धार दी। साल 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह की ओर से स्थापित आजाद सिंह फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने ही किया था। 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। नेताजी की कमान संभालने से पहले आजाद हिंद फौज में सिर्फ 4 विभाग थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन 4 विभागों को बल प्रदान करने के लिए 7 नए विभागों का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की बेटी भी हुई। विदेशी प्रवास के दौरान नेताजी हिटलर से भी मिले। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया, वहां से जापान पहुंचे और फिर जापान से सिंगापुर पहुंचे। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत का सही कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाले राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन के दौरान भी कई बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया और आजादी के बाद उन्हीं के प्रयासों के चलते रियासतों को एक कर भारत में शामिल किया गया था। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के
आंदोलन। साल 1917 में ज्यादा बारिश होने से खेड़ा के किसानों की फसल खराब हो गई थी। उस समय ब्रिटिश सरकार किसानों से कर वसूला करती थी। फसल बर्बाद होने के चलते किसान कर देने में असमर्थ थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा के किसानों को एक किया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। ये वल्लभ भाई पटेल की पहली बड़ी जीत मानी जाती है। बारडोली सत्याग्रह। पटेल चंपारण सत्याग्रह की सफलता के चलते महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हुए थे। साल 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन के खिलाफ इस आंदोलन में बढ़ाए गए कर का विरोध किया गया। काफी संघर्ष के बाद ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा था और बारडोली सत्याग्रह के चलते पूरे देश में वल्लभ भाई का नाम प्रसिद्ध हुआ। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई की कोशिशों से देसी राज्यों का एकीकरण हुआ। 15 अगस्त 1947 के कुछ महीने बाद ही नवंबर 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को भारत में मिला लिया था। हालांकि इस दौरान जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतों ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था। तब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समय पर उचित कार्रवाई कर उन्हें भी भारत में मिला लिया। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।